चलिए, उम्मीद है जिनको भी अटेंड करना था वो आ चुके हैं। तो हम जो कह रहे थे कि हमारा कहने का मतलब ये है कि जो संविधान सभा थी, जब तक भारत में निर्वाचन नहीं हुआ, वो एक तरीके से विधायिका का भी काम करती थी। अर्थात संविधान सभा क्या कर रही थी उस समय? वो भारत के लिए एक संविधान बना रही थी, जो आज संविधान बना हुआ है। और वही जो संविधान सभा थी, जब वो भारत के लिए विधान अर्थात नियम कानून बनाने होते थे, तो वो विधायिका का काम करने लगती थी। जब वो संविधान सभा का काम होता था उसमें, तो उस समय उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? वो राजेंद्र प्रसाद करते थे। इसीलिए हम संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करते। जब वो विधान सभा के रूप में अर्थात वो विधायिका के रूप में काम करती थी, तो उसके जो अध्यक्ष हो जाते थे, करने का मतलब ये संसद का जब वो काम करने लगती थी, जब यही यही व्यक्ति होते थे, लेकिन वो जब संसद के रूप में काम करने लगते थे, तो जीवी मावलंकर जो थे, वो उसकी अध्यक्षता करते थे। ये क्लियर हुआ? तो इस ये जो हमारा संविधान सभा था, और ये जो दोनों एक ही व्यक्ति होते थे, दोनों के सदस्य एक ही होते थे, और ये हमारा 26 नवंबर 1949 तक चला है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा जो संविधान था, वो बन के तैयार हो गया था। हमारा संविधान बन के तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो चलिए, ये एक तरीके से क्लियर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे 22 जुलाई 1947, अर्थात भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व ही हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया था। इंटरेस्टिंग चीज है। हमारा भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त को। लेकिन जो संविधान सभा थी, उसने अपना राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को ही स्वीकार कर लिया था, अपना लिया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय जो गान था और जो राष्ट्रीय गीत है, ये कब अपनाया गया है? ये 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान क्या है और राष्ट्रीय गीत क्या है, पूछा भी जा सकता है। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत हमारा भारत ने कब अडॉप्ट किया? तो वो 24 जनवरी 1950 को किया। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, ये जो तिरंगा है, इसको कब अडॉप्ट किया? तो वो 22 जुलाई कहेंगे, वो 22 जुलाई 1947 था। ये इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 24 जनवरी को भारत का 1950, जब 24 जनवरी 1950 भारत का जब संविधान बन के तैयार हो गया, उस समय उसके उसी दिन जो हमारे राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति बना दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उनकी एक तरीके से स्वीकृति दी। तो ये जो भारत का संविधान बन के तैयार हुआ, ये हमारा 9 दिसंबर, हमने देखा 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की पहली बैठक हुई। बैठक हुई। और सबसे लास्ट में जो हुआ वो कब हुआ? 24 नवंबर 1949 को हुआ। तो ये जो ड्यूरेशन था, ये कितना था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो अर्थात भारत का संविधान बन के तैयार हुआ 2 साल 11 महीने 18 दिन में। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। और दूसरा जो था कि इसकी कुल बैठकें कितनी हुई थी? तो 11 टोटल बैठक कितनी हुई थी? 11 बैठक हुई थी। जैसे एक बैठक, हमारी पहली बैठक चली 9 दिसंबर से लेके, और वो जनवरी तक 22 जनवरी तक चली या 24 जनवरी तक चली। तो कहने का मतलब 1 डेढ़ महीने ही चली। और इस तरीके से टोटल हमारे 11 बैठकें हुई। और कम से कम 60 देश ऐसे हैं जिनके संविधान के बारे में वो लोग जाते थे, और वहाँ के जो संविधान की मूलभूत जानकारी थी वो लाते थे, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते थे, बनाते थे, फिर उस पर तर्क वितर्क होता था, फिर जो सही लगा उसको हम भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया। ये हमारा है। और 24 जनवरी कहेंगे कि 24 जनवरी की संविधान सभा 1950 में संविधान की सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। और ये 26 जनवरी को हमारा संविधान सभा जो है, संविधान जो है वो लागू हो गया। ये एक पूरी की पूरी कह सकते हैं कि हमारी जो बैठक थी इसमें। और अगर इसका हम देखते हैं मेजर रूप से, 11 जो बैठकें हुई थी संविधान सभा की, कितनी बैठकें हुई? 11 बैठक हुई। और मेजर रूप से अगर हम अब इसमें बात कर लें, तो संविधान में अन्य जो कार्य थे उसको हमने देख लिया। संविधान सभा में डिफरेंट समितियां बनी थी। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, और इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे हम भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं।
तो जो संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे एंड प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे। तो इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण समिति है जिसको 100% याद रखना है, प्रारूप समिति। देखो ये प्रारूप समिति का काम क्या था, जैसे तो ये डिफरेंट कई समितियां बनी थी, इसमें सबसे अच्छी और सबसे बड़ी समिति कह सकते हैं जो थी वो प्रारूप समिति थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कोई बताएगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष यस कौन? सर, डॉक्टर डॉक्टर बी बाबा आर साहेब अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति का कार्य क्या था? तो प्रारूप समिति का जो कार्य था एक तरीके से वो संविधान, अर्थात संविधान सभा के अंदर ये संविधान जो बनाने का काम था, अर्थात ये संविधान के जो प्रारूप होगा उसको रखने का काम जो है ये प्रारूप समिति ने किया था। तो इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और उसमें 7 सदस्य थे। अर्थात अगर हम बात करें 7 सदस्य थे, जिनमें कहेंगे कि एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। तो 7 सदस्य मिला के ये विभिन्न देशों में जाते थे और वहां से वहां के देख के और भारत के अकॉर्डिंग उन्होंने एक संविधान बनाने का काम, उसका फ्रेमवर्क का काम किया था। तो ये एक तरीके से प्रारूप समिति का काम क्या हुआ, संविधान बनाने का। और अब संविधान सभा जो है वो अलग अलग, संविधान सभा में डिफरेंट समितियां थी। एक झंडा समिति थी जिसने झंडा का प्रारूप दिया। एक कह सकते हैं कि सदन समिति थी। उसके अलावा कुछ हमारे मौलिक अधिकार से रिलेटेड समिति थी कि कौन कौन से मौलिक अधिकार इंक्लूड किए जाएं। प्रांतीय संविधान समिति थी। तो ये डिफरेंट समितियां थी, संचालन समिति थी। तो ये डिफरेंट, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो प्रारूप समिति है जिसने संविधान निर्माण में भूमिका दिखाई, जिसके अध्यक्ष हमारे भीमराव अंबेडकर थे। इसमें डॉक्टर सबसे अम्बेडकर। 7 थे अध्यक्ष को लेके। तो चलिए ये एक महत्वपूर्ण हो जाएगा। और कह सकते हैं कि संविधान हमारा बन के तैयार हुआ, संविधान हमारा लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। और इसमें बी.एन. राव जो थे संवैधानिक सभा के कानूनी सलाहकार थे। ये भी पूछा, एम.एन. राव संविधान सभा के बारे में सबसे पहले बात किसने की थी? वो एम.एन. राव ने की थी। लेकिन बी.एन. राव ये अलग है। बी.एन. राव ये जो थे क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ये जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। तो ये पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के ये हमने जो अभी तक आप सभी को बता दिया कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और उसमें क्या क्या चीजें थी। कि हमारा 396 लोगों का हुआ था, जिसमें से 211 लोग कांग्रेस के थे, 73 लोग एक तरीके से मुस्लिम लीग से थे। ये सभी बैठ के आपस में एक संविधान सभा की गठन हुआ। वो 9 दिसंबर को हुआ, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की। जब वो विधायिका का रूप ले लेती थी, वो जो विधायिका का काम करती थी, तो उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर हो जाते थे। इसीलिए भारत के प्रथम, हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष उनको हम कहते हैं। बाद में उन्हीं को जब स्वतंत्र हुआ, लागू हुआ, तो उन्हीं को बना दिया गया। ये डिफरेंट है। और इस समिति में प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, क्या किया। भारत ने सबसे पहले झंडा कब अपनाया, तो संविधान सभा जो थी उसने झंडा कब अपनाया। और राष्ट्रगान राष्ट्रगीत कब अपनाया, इन सभी के बारे में हमने एक क्वेश्चन के रूप में भी बता दिया है, तो पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है संविधान सभा की विशेषताएं। सॉरी, संविधान सभा की बात ही छोड़ दो, अब हमारा संविधान बन चुका है। अब ये संविधान, अब संविधान की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। तो अगर भारतीय संविधान की हम विशेषताएं देखें तो इसमें केशवानंद भारती, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मूल ढांचा का सिद्धांत, अर्थात भारत के संविधान में कुछ मूल ढांचे हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है, कुछ इस तरीके से मूल ढांचे हैं जिनमें आज की जो संसद है वो भी अब चेंजेज नहीं कर सकती है। अर्थात ये किस कानून में, किस केस के अंतर्गत आया, तो केशवानंद भारती, ये पूछा जा सकता है। मूलभूत, भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा के अंतर्गत आया, केशवानंद भारती और केरल राज्य। तो केशवानंद भारती के केस में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसने ये आदेश दिया
कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें चेंजेज नहीं हो सकता है। नहीं तो आज भाई पार्लियामेंट अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के पूरे पार्टी के एक तरीके से उसकी पूर्ण बहुमत है, तो वो तो चाहे पूरे संविधान में उलटफेर कर दे, अपने आधार पे संविधान बना के ये लागू कर दे कि अब जो इस समय प्रधानमंत्री हैं वो अन्य देशों की तरह कि वो अब आजीवन जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है तब तक वो रहेंगे, तो ये कर सकती है। लेकिन अगर करना चाहे तो ये अगर नियम, ये जो केशवानंद भारती केस में अगर ये नहीं आया तो हो सकता था कि ये कोई करने का प्रयास करता, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है निर्णय कि जो बेसिक हमारा है, जो बेसिक मूलभूत फंडामेंटल राइट्स। संविधान का एक तरीके से मूलभूत जो उसमें दी गई है, संविधान में दी गई नियम कानून, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए एक तरीके से अभी तक बचा हुआ है, नहीं तो फिर चेंजेस हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं की अगर बात कर लें, विवेक। तो इसमें हम चार्जिंग मोबाइल को लैपटॉप लगाने, तो इसमें संविधान सभा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान, अच्छा इंग्लिश अंग्रेजों का जो संविधान है वो लिखित नहीं है। जैसे अभी हम भारत का संविधान बात करें तो अब वो पन्नों में लिख के रखा हुआ है, लेकिन जो अंग्रेजों का है, जो इंग्लैंड का संविधान है, वो लिखित संविधान नहीं है, वो कहीं लिखा नहीं गया है। ये एक इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, तो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसके अंतर्गत अगर कभी कभी पूछा जा सकता है जब मूल रूप से उसमें 395 कितने थे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, पार्ट की बात करते हैं तो 22 भाग और 8 अनुसूची थी। बाद में अनुसूचियां बढ़ा के अब इस समय 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो 395 अनुच्छेद, 8 कहेंगे कि अनुसूचियां, और अब 22 पार्ट या भाग हैं। ये मूलभूत रूप से थे, अभी इनकी संख्या बढ़ के बढ़ चुकी है, तो ये पूछा जा सकता है। ये भारत का संविधान कहेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और दूसरा, ये विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। अम, एक मिनट। तो इसमें विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का संविधान में विभिन्न जो स्रोत हैं, उसमें सबसे ज्यादा तो हम कह सकते हैं कि 1935 जो हमने अधिनियम बताया था उससे मैक्सिमम लिए गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि ली गई हैं। जैसे अगर हम बात कर लें तो हमारा कनकरेंट जो समवर्ती सूची, अब इसको नोट करते चलेंगे। जो समवर्ती सूची है वो किससे ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, कई बार पूछी गई है। जो ये समवर्ती सूची है वो किससे ली गई है, तो वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, कोई बता सकता है? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य एवं मूल अधिकार, ये दोनों हमें है। ये हमारे कुछ मूल कर्तव्य हैं और कुछ हमारे मूल अधिकार हैं। ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं, और जो मूल कर्तव्य हैं वो यूएसएसआर, अर्थात हम कह सकते हैं कि रूस से, जो रशियन कंट्री थी वहां से हमारे मूल कर्तव्य, कि हमें झंडा की एक तरीके से उसका राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, सरकारी संपत्ति का सम्मान करना चाहिए, डिफरेंट जो फंडामेंटल 11 जो रूल है, सॉरी कर्तव्य है, वो रूस से लिए गए हैं। और जो फंडामेंटल राइट है कि कहीं भी कुछ बोलने की स्वतंत्रता, एम्प्लॉयमेंट की स्वतंत्रता, इंटाइटल्ड, ये डिफरेंट जो स्वतंत्रता, अभी हम इन सबकी बात करेंगे, तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। समवर्ती सूची से कंकरेंट लिस्ट हो जाएगी, तो ये डिफरेंट है।
और जो हमारा भारत का संविधान है वो क्या है, लचीला, नम्यता और अनम्यता का समन्वय है, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे ये भारतीय जो संविधान है वो न तो रिजिड है, अर्थात न तो बहुत कठोर है और न ही बहुत नरम है कि इसको एक तरीके से बहुत आसानी से इसमें चेंजेस कर दिया जा सके, और न ही इतना कठोर है कि इसमें चेंजेस भी बहुत आसानी से न किया जा सके। ये दोनों के बीच का है। ये एक बार मुझे याद है कि यूपीपी या अदर कहीं इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। तो भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता के बीच का समन्वय है। और दूसरा क्या है कि एकात्मता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, भारत में जो है वो संघीय शासन है। अर्थात एक दो चीजें होती हैं, यूनियन ऑफ, हम पढ़ते हैं भारत जो है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन ऑफ स्टेट में भारत और अमेरिका में डिफरेंस है। हालांकि अमेरिका में भी कभी ऐसा हो नहीं पाया है, लेकिन है क्या, जैसे कि भारत में अब मान लेते हैं कि ये जितने भी राज्य हैं, वो राज्य एक दूसरे से कह सकते हैं कि कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री, जैसे इस समय हम बात कर लें कि योगी जी हैं, तब ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम अब भारत से अलग हो जा रहे हैं और हम इसको एक अलग देश बनाने जा रहे हैं। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है राज्य अपने आप को कि भारत से अलग कर सके। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अमेरिका में, अमेरिका भी भारत की तरह ही 50 प्लस जो राज्य हैं आपस में एक तरीके से इकट्ठित होकर वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहलाते हैं। लेकिन वहां इस तरीके से है कि वो आपस में अलग हो सकते हैं। लेकिन अब ये बात है, उसके डिफरेंट ग्राउंड है, जब वो कोर्ट में जाता है तो जनरली ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि वो शक्तिशाली राज्य है, तो कभी ऐसा होने नहीं देता है कि कोई उससे अलग होके जाए। लेकिन वहां इस तरीके के हैं कि वो अलग हो सकते हैं, बट भारत में ऐसा कोई नहीं है। इसीलिए देखेंगे क्या है, आपातकाल, राष्ट्रीय आपात, स्टेट इमरजेंसी, अर्थात जब कोई राज्य इस तरीके से कोई एक्टिविटी करता है तो वहां पे केंद्र सरकार स्टेट इमरजेंसी लागू कर देती है, और उसका जो नियम कानून पूरा वो अपने अंदर ले लेती है। वहां पे राज्यपाल, कहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। वहां पे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन सीधे। तो यही एक लक्षण है कि एकात्मकता की ओर झुका, अर्थात संघीय व्यवस्था तो है ही कि यूनियन का अपना, भाई संसद का अपना नियम है, वो यूनियन प्रधानमंत्री अपना नियम लागू करते हैं पूरे, और जो वहाँ का राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो अपना नियम लागू करता है, वो स्टेट का नियम अपना लागू करता है। लेकिन जब केंद्र को लगता है कि स्टेट जो है वो केंद्र के साथ सहयोग नहीं कर रहा है, तो वो तुरंत उसको अपने पास ले लेते हैं शक्ति है। ये एकात्मकता की ओर कहेंगे कि झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, ये भी है। और भारत में जो निर्वाचन, सॉरी, जो यहाँ की एक तरीके से कह सकते हैं कि न्यायिक प्रणाली है, वो स्वतंत्र है। अर्थात चाहे वो हमारा स्टेट हो या सेंट्रल हो, उन दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल हाई कोर्ट दोनों एक ही है। ये अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग हाई कोर्ट स्थित है, हर एक राज्य में स्थित है, लेकिन वो अलग नहीं है। ये एक तरीके से पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। तो ये हमारा हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार है। अब जैसे भारत में अगर बात की जाए तो हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो मूल रूप से जो मौलिक अधिकार थे वो 6 थे। अगर हम संविधान सभा की बात करें तो मूल रूप से हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए थे। एक जिसमें समानता का अधिकार है, अर्थात सभी लोग समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक, तो अब इनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य जो भी दिए गए हैं। एक भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, कई बार ये पूछा गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये 100% पूछा जाएगा, इसको याद रखेंगे। धर्मनिरपेक्ष, भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष, अर्थात ये किसी धर्म को बढ़ाने या घटाने का काम नहीं करता है संविधान के रूप में। बाकी तो राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं वो अलग बात है। तो भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और ये भारत के संविधान में ये जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड जोड़ा कब गया है, तो ये 1976 में जोड़ा गया। और किसके द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये एक डायरेक्ट याद रखना है कि धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया, किसके अंतर्गत, सॉरी, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1976 में भारतीय संविधान में एक तरीके से क्या जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष
वर्ल्ड उत्तर तोड़ा गया। प्रेज। तो ये पूछा जा गया है, कई बार पूछा गया है और मुझसे खुद गलती हुई थी। ये फर्स्ट जो मैंने पहली बार दिया था, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर वो सही होते तो ये फर्स्ट उस समय हो जाता। तो ये एक तरीके से और कहीं भी कोई कॉम्पिटिटिव हो, मुझे उम्मीद है कि ये 100% पूछा गया है। और उसके अलावा अगर भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि यहाँ पे जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर वो 18 साल के ऊपर हो गया, तो एक तरीके से उसे लीगल राइट मिल जाती है। उसे एक तरीके से कि वो अब वोट दे सकता है, अर्थात चुनाव में वो भाग ले सकता है। किसी को भी 18 वर्ष जैसे ही उसकी उम्र पूरी होती है, उसे चुनाव में भाग देने का अधिकार मिल जाता है। अच्छा अच्छा, एक ये था जब संविधान लागू हुआ, उस समय 21 वर्ष था। इसको 1989 में, हो सकता है कि जानना भी चाहिए, 1989 में हमारा जो 61वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा ये 21 वर्ष से रिड्यूस करके 18 वर्ष किया गया है। भारत में एकल नागरिकता है, ये एक इंटरेस्टिंग है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता, अर्थात अगर एक ही आपके पास अगर यूआईडी है, जैसे आधार कार्ड है, तो आप बस इसमें लिखा जाता है आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, ड्यूअल, अर्थात द्वि नागरिकता है। एक तो वो जैसे उत्तर प्रदेश को हो, तो एक तो उत्तर प्रदेश की नागरिकता है और दूसरा वो अमेरिका की, अर्थात जैसे भारत की नागरिकता। इस तरीके से ड्यूअल है अमेरिका में, कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं डिफरेंस करके भी बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, अमेरिका में द्वि नागरिकता है। तो ये एक तरीके से हो जाएगा स्वतंत्र। यहाँ पे हमारे पास स्वतंत्र निकाय हैं, जैसे यूनियन नियंत्रक एवं महालेखा है, निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग क्या है, ये स्वतंत्र है, इसीलिए भारत में स्वतंत्र निर्वाचन हो पाता है कि वो एक किसी सरकार, वो केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो वो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन नहीं होते हैं, उसके जो अधिकारी होते हैं। लेकिन अगर अभी हम प्रमुख सचिव की बात करें, तो प्रमुख सचिव वो राज्य सरकार के अगर है अधीन है, तो राज्य सरकार के वो अधिकारी हैं। लेकिन जो निर्वाचन आयोग का अधिकारी होते हैं, जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वो किसी तरीके से वो बाउंड नहीं होते हैं मुख्यमंत्री के अधीन। साथ ही साथ अब अगर हम बात करें, तो भारत में आपातकाल की व्यवस्था है। तो ये आपातकाल बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 तरीके के आपातकाल हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल है, पूछा जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 पूछा जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल किसके अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। और ये आता कब है, जैसे कोई युद्ध हो रहा है, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना युद्ध हो रहा है, तो इस समय या भारत में आंतरिक रूप से कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया, जैसे अभी 26 जनवरी को यहाँ हुआ था, तो अगर केंद्र सरकार चाहती तो वो रिकमेंड करती और राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते। राष्ट्रीय आपातकाल के डिफरेंट हानियां हैं, जैसे जो हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं, उसमें से 19 और 21 को छोड़ के, ये कभी कभी पूछा जा सकता है। तो ये तो ऐसे फंडामेंटल राइट जिनको छोड़ के बाकी सभी क्या हो जाते हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं। दूसरा हमारा राज्य का आपातकाल है, राज्य का आपातकाल। तो राज्य का आपातकाल जो है, अर्थात जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। देखिए कहीं भी कुछ हो, अभी वहां तुरंत राष्ट्रपति शासन हो। तो जब केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर अगर राज्य, कोई राज्य है वो काम नहीं करता है और केंद्र को लगता है कि अब ये मेरे बताए हुए जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें, अभी वेस्ट बंगाल है, तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान को 2,000 रुपए मिल रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं मिल रहा है। अब अगर सरकार चाहती तो वेस्ट बंगाल को इसी आधार पे वो अपने कानून की, वो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन कराने में वो विफल रही है, राष्ट्रपति शासन लागू करा के वहां करा सकती थी, लेकिन वो अब एक पॉलिटिकल माइलेज और सभी चीजें होती हैं। तो ये कहने का मतलब बस ये, तो ये किसके अंतर्गत होता है, 356 के अंतर्गत होता है, याद रखना है। राष्ट्रपति शासन या राज्य का जो आपातकाल होता है वो 356 के अंतर्गत रखता है। और तीसरा जो आपातकाल है, भारत में 3 तरीके का आपातकाल है, वो वित्तीय आपातकाल है, जो कि 360 के अंतर्गत लगता है। क्लियर हुआ। 3 तरीके के आपातकाल, 352, 356, 360। 352 जो हो जाएगा वो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जब युद्ध या इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है उस समय लगता है। और 356 जब किसी राज्य के ऊपर लगाया जाता है, या वो 356 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति शासन। और 360 वित्तीय आपातकाल, जैसे अभी कोरोना काल में हमारी जीडीपी जो थी वो नीचे चली गई, तो उस समय जब वित्तीय आपातकाल लग जाता है,
तो जैसे राष्ट्रपति के जो वेतन होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके वेतन, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन, उन सब में राष्ट्रपति एक तरीके से रिडक्शन कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, कटौती कर सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज याद रखनी है कि अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ये पूछा जा सकता है क्या कभी भारत में वित्तीय आपातकाल लगा है, तो नहीं लगा है। तो ये हमारा आपातकाल से सिस्टम से हो गया। दूसरी एक विशेषता है त्रिस्तरीय सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। तो ये भी पूछा जाता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में अधिनियम बना। उसके अंतर्गत त्रिस्तरीय, जो आज अभी पंचायती राज सिस्टम में जो प्रधान होते हैं, ब्लॉक पे ब्लॉक प्रमुख होते हैं और जिला पे जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। तो ये क्या है, पंचायती, ये ग्रामीण स्वशासन, ये आर्टिकल 40 में दिया गया ग्रामीण स्वशासन। अर्थात ये गांधी जी की कल्पना थी और उसके अंतर्गत कि जिस तरीके से हमारे राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरीके से गांव में प्रधान होता है। तो वो प्रधान जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं वो उसी तरीके से होता है। और जो वीडीओ होते हैं, विलेज डेवलपमेंट अधिकारी, वो उसके जैसे राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के लिए राज्यपाल होते हैं वैसे ही वीडीओ होता है। और जो सदस्य होते हैं ग्राम सभा में, जो ग्राम सदस्य होते हैं, जो जिनकी वार्ड नंबर पे नियुक्ति होती है, वो लाइक दैट जैसे हमारे यहाँ सांसद और विधायक होते हैं, वो उसी तरीके से प्रधान के लिए काम करते हैं। ये पूरा सेम एज उसी तरीके से है। लेकिन अब विडंबना है कि ग्राम प्रधान उस तरीके से चुने नहीं जाते हैं कि जो इस तरीके से काम करे। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिस्तरीय सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। तो इसके लिए संविधान सभा में एक नई कह सकते हैं कि भाग भाग नया भाग 9 एवं कहेंगे कि भाग 9, और उसके अंतर्गत नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये पूछा जा सकता है पंचायती राज सिस्टम किस भाग में आता है, तो भाग 9, अनुसूची किसमें, अनुसूची 11। और ये कब, 1992 में, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है। और 74वां जो संविधान संशोधन था, 74वां जो संविधान संशोधन था वो नगर पालिका में, जो नगर पालिका में देखेंगे नगर पालिका सदस्य होते हैं, अदर होते हैं। तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका में किया गया। और उसके लिए कौन सी अनुसूची बनाई गई, तो वो अनुसूची जो थी वो 12वीं थी, याद रखेंगे 12वीं अनुसूची। और 9A भाग कौन सा था, 9A था। तो ये 100% मान के चलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा पंचायती राज सिस्टम से। पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले लागू कहाँ हुई थी, तो ये पूछा जा सकता है। तो वो नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान था। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा आंध्र प्रदेश आता है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान पंचायती राज सिस्टम, और दूसरी कहेंगे कि हैदराबाद अर्थात आंध्र प्रदेश हो जाता है। ये राज्य के हो जाएंगे। तो पंचायती राज सिस्टम, त्रिस्तरीय सिस्टम 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका में ये भाग हो जाएंगे। भाग 9 से पंचायती राज, भाग 9 से नगर, 9A से नगर पालिका में, 11वीं सूची पंचायती राज सिस्टम से, 12वीं सूची नगर पालिका से। तो ये डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये एक तरीके से हमारी विशेषताएं हैं। और उसके अंतर्गत अभी तो काफी कुछ है, इन्हें हम अगर बात करें बताने के लिए, लेकिन ये एक तरीके से शार्ट में हमारा हो जाएगा। जो भारतीय संविधान की अगर एक नजर में बात की जाए तो इसमें अब्लूशन में दिया गया है, सभी इसको देख लेंगे। जैसे अनुच्छेद कहेंगे कि भाग 1 में संघ और उस राज्य क्षेत्र की बात की गई है। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की गई है। और इसमें एक अधिनियम है, अधिनियम 3 अर्थात अनुच्छेद 3 बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें राज्य का निर्माण, जैसे अभी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड करना है या 4 भागों में डिवाइड करना है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है, तो वो है हमारा अनुच्छेद 3। कई बार पूछा गया है। तो ये अनुच्छेद 3, और ये भाग किस में आएगा, भाग 1 के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से भाग 2 जो है वो किससे है, नागरिकता से है। भारत में कौन नागरिकता प्राप्त करेगा, तो ये अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक
और भाग 2 में नागरिकता आती है। 12 से अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक क्या है, वो मूल अधिकार हैं। 12 से लेके 35 तक क्या आते हैं, मूल अधिकार आते हैं। अब इनमें अलग अलग आर्टिकल्स हैं, इन सबको पढ़ना होगा। ये मूल अधिकार हो जाएंगे। फिर आईयू अर्थात ये पार्ट किसमें, मूल अधिकार किसमें आएंगे, भाग 3, याद रखेंगे। मूल अधिकार किसमें आते हैं, भाग 3 में आते हैं। और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 12 से लेके 35 तक। भाग 4 में क्या दिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं 36 से लेके 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेके, क्योंकि हमारे पास कितने अनुच्छेद है, 395 है। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात की गई है। और ये भाग कौन सा है, भाग 4 है। ये महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद जैसे 51A जो है, 51A, इसमें मूल कर्तव्य की बात की गई है। आपातकाल जो है वो हमारा यक्ष वी अर्थात हम बात करें अगर, तो 18वें भाग 18 में आपातकाल की व्यवस्था है। भाग 18 और अनुच्छेद 356 से लेके 360 तक किसकी बात की गई है, और सॉरी 352 से लेके 360 तक आपातकाल उपबंध किया गया है। ये जितने भी हैं एक तरीके से इसमें काफी कुछ, चलिए हम फिर से इसको देखेंगे एक बार, क्योंकि काफी समय हो जा रहा है, लेकिन ये याद रखनी है। साल्ट में जो लूसेंट में दिया गया है, लूसेंट में ये 2-3 लिस्ट दी गई होगी। इसको याद, भारतीय संविधान में एक नजर में कितने अनुच्छेद हैं, हर एक अनुच्छेद को वो साल्ट में दिया गया है, कितने अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। जैसे अनुच्छेद 1 अगर मैं साल्ट में आप सभी को बता दूं, तो ये अनुच्छेद 3 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अनुच्छेद जो 17 है, अस्पृश्यता का अंत, ये फंडामेंटल राइट है कि किसी को हम अनटचेबिलिटी, ये गांधी जी का था। अनटचेबिलिटी मतलब हम उसको कोई शूद्र है, कोई इस तरीके से है, वो अनटचेबल है, उसको हम छुएंगे नहीं, ये ऐसा कोई नहीं कर सकते। या किसी को हम मंदिर में नहीं जाने दे सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट में दिया गया है। और वो कौन सा नियम है, अनुच्छेद है वो 17 है, तो पूछा जा सकता है। 19 जो अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता, अर्थात किसी को कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, 19 में दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में है, अनुच्छेद 21 में है। 21 का में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अर्थात जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसी तरीके से अनुच्छेद 32 को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से संविधान की आत्मा बोलते हैं, कई बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है। तो ये सभी अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण है। एक एक अनुच्छेद, 155 के अंतर्गत, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। वित्त आयोग जो है वो 280, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की नियुक्ति होती है। अखिल भारतीय सेवा 312 अनुच्छेद 312 के अंतर्गत है। तो ये जितने अनुच्छेद हैं, मेजर मेजर अनुच्छेद ही लूसेंट में जितने भी दिए गए हैं, सबको हमें कवर करने की जरूरत है। तो चलिए ये हमारा हो गया। कुछ लाभदायक रहा ये सेशन या नहीं रहा, एक 2 मिनट इस पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। कुछ चीजें समझ में आए। देखो बस बात ये है कि ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा पॉलिटिक्स है कि 1-2 घंटे की वीडियो में कवर करना थोड़ा सा 2-4 लेक्चर में है नहीं संभव, लेकिन एक शार्ट के रूप में हमने कोशिश की है। ये शार्ट में कुछ चीजें तो समझ में आ जाए, जैसे आपातकाल हुआ, त्रिस्तरीय सिस्टम हुआ, नम्यता नम्यता, ये जो भी है। तो चलिए कोई बताएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी आधार में भाई हम आगे पढ़ा, अगर बीच में हमें समय मिलता रहेगा तो हम आप सभी को नोटिस देके बताते रहेंगे, अगर नहीं सर समझ अच्छा रहा। हाँ, चलो ठीक है फिर। बहुत अच्छा रहा सर। तो सर ठीक है, अच्छा इसको रहा। हाँ, लूसेंट पढ़ते पहली रहो। बार कुछ समझ में आया है। लूसेंट पढ़ते रहो, क्योंकि ये लूसेंट से बाहर नहीं आएगा। जो भी चीजें हमने बताई मैक्सिमम चीजें लूसेंट में मिलेंगी, क्योंकि सर वो एक चीज हाँ सर। जाननी थी। हम्म। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो मिडाइवल हिस्ट्री है और जो एंशियंट हिस्ट्री है, हम्म। इनके नियर अबाउट कितने क्वेश्चंस आते होंगे, या आधुनिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ये थोड़ा सा आधुनिक गाइड कीजिए पे ही प्लीज। फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेडियल जो मध्य या जो एंशियंट हिस्ट्री है, जी मिडाइवल एंशियंट, हिस्ट्री हाँ, जी। तो एंशियंट हिस्ट्री में जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म या अदर जो भी है। लेकिन मेजर देखो यही है ना, कब उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री दे दी,
अब मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो एक बेसिक बुक आएगी कम से कम इतनी मोटी, वो 600 से 700 पेजेस की है, वो एक प्रॉपर पीसेस वाला तो तैयार नहीं कर पाते, आप सब कितना तैयार कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ओके। हमारा मेजर जो फोर्स है वो एक तरीके से मेजर जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो सरफेस नॉलेज जो लूसेंट में दिया गया है उसको कवर कर लो। और उसके अलावा मैंने जो बताया था यूपी पीसीएस प्री का जो पेपर होता है उसको 100% सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आ जाएंगे, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसी में से आएंगे वो। तो उनको हमें 100% सॉल्व करने की जरूरत है। कुछ डीपली क्वेश्चन है जो नहीं याद हो रहे हैं उनको छोड़ दो, जैसे 42वां संविधान संशोधन, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया, 100% पूछा जाएगा। भारत में पंचायती राज सिस्टम किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आई, कब आई, तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आई। उसके लिए कौन सा भाग जोड़ा गया, मैं तो देखा हूँ टेट सुपर टेट कई हमेशा पूछा जाता है ये पंचायती राज सिस्टम से। वो किस राज्य में लागू हुआ पहले बार, तो राजस्थान नागौर में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में। ये पूछा जाता है। तो वो आईएक्स था अर्थात 9वें भाग 9 में, और सूची कौन सी थी, 11वीं थी पंचायती राज के लिए। अगर हम नगर पालिका के लिए देखते हैं तो उसके लिए भाग 9A ऐड किया गया और अनुसूची जो थी वो 12वीं थी। तो इस तरीके से ये जो है, अब आपातकाल है तो स्टेट इमरजेंसी कब लागू होती है, अर्थात राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है, वित्तीय कब लागू होता है, तो ये सभी जो है ये मेजर मेजर बस याद रखने की जरूरत है। हो सकता है कि पूछ लिया जाए जो भी है। और एमसीक्यूज मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कीजिए प्लस सॉल्यूशन, तो ये 40 क्वेश्चन वहां सर, से हो जाएंगे। हम्म। जो यूपीपीसीएस का पेपर बता रहे हैं, हम्म। लगभग कितने ईयर का वो टोटल रिवीजन वो कर मिल लिया जाएगा, जाए? वो टोटल मिल जाएगा। उसमें है क्या कि जो पुराने ईयर के हैं वो सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैक्सिमम इसमें चांसेस वही हैं। तो उसमें अभी टाइम है, एक एक पेपर डेली सॉल्व करते रहो, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन, जैसे अब टाइम खुद की सर, अच्छी है। वो यूपीपीसीएस का बता रहे, जो ये यूपीपीएससी का जो है, यूपी पीसीएस प्री जो, जो पेपर होता है, और जैसे कि हाँ, यूपी पीसीएस प्री का जो पेपर होता है उसमें जीके जीएस आते हैं। तो वो जो जीके जीएस आते हैं उसके जब क्वेश्चन 2 4 साल 10 साल का पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें जो साइंस के जैसे क्वेश्चन जो आते हैं, अब वो साइंस के क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आने हैं, जो उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो वही साइंस के आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के जो उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो वही आएंगे। पॉलिटिक्स के जो उसमें क्वेश्चन दिए गए, उससे क्या होगा, दो फायदा होगा ना, अभी हम जो बता रहे हैं जब लूसेंट पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस भी होगा। और मेरे जो अनुभव है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो या अदर, जैसे पीसीएस के एग्जाम में भी 50% क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, विगत जितने भी 20 सालों का अगर कोई पेपर सॉल्व कर लेता है तो उसमें से 50% क्वेश्चन तो वही आते हैं। और जो ये स्पेशल वैकेंसी आती है उसमें मैक्सिमम चांसेज होता है कि कभी कभी 90% तक के क्वेश्चन वही जो प्रीवियस ईयर आयोग ने आए हुए हैं वही आ जाते हैं। तो ये हमें वहां कवर करने सर, की कोशिश है। वो नहीं, जो ये यूपीपीएससी का जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पेपर नहीं मिल रहा है। नहीं, इसका पेपर कहाँ जैसे, मिलेगा, अभी जो ये नई वैकेंसी है, ये पहली बार वैकेंसी है, इसका पेपर कहाँ मिलेगा। जैसे इसका पेपर नहीं, इस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं गूगल पे भी सर्च कर रही गूगल थी नहीं, कि, गूगल पे मिलेगा, तमाम चैनल हैं, यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, तमाम ऐसे चैनल जिसमें प्रीवियस पेपर भी साल वो पड़े हुए हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट है शिल्पी या शिवांश पब्लिकेशन या घटना चक्र, तो शिवांश से बढ़िया है, अच्छा पब्लिकेशन है। उस पब्लिकेशन का अपना एक बुक ले लो, 150-200 रुपए की आएगी। उसमें 1993 से लेके 2020 का जो अभी अपडेट हुआ हो, 2020 तक का, तो कम से कम 30 साल का पेपर उसमें मिल जाएगा। 30 साल के जो यूपी पीसीएस प्री के पेपर हुए हैं जीके जीएस के वो मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। जी सर, तो वो यस। शिवांश पब्लिकेशन है, कहीं भी कोई भी मार्केट हो, लोकल मार्केट, वो और सिंपल सर, मिल ये जाता है। लूसेंट तो इसमें बहुत ज्यादा दिया है, बस ये इसमें गाइड करते रहिए कि तो क्या लूसेंट क्या जितना पढ़ना है। दिया है वो एक तरीके से अच्छा मैटर है, उसको पढ़ना है। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि एग्जाम से पहले जो ये शार्ट में है कुछ चीजें मेजर मेजर एक बार पढ़ा दूं तुम सबको, वो कवर इस तरीके आप से। कुछ कुछ टॉपिक भी बता देंगे ना सर, तो उतना हम लोग कवर कर लेंगे, और खुद से पढ़ने का लूसेंट जो मतलब दिया गया पता है वो नहीं है। खुद शार्ट में है, लूसेंट वो शार्ट नोट्स, अभी मैं शार्ट नोट्स तैयार करूंगा तो लाइक दैट लूसेंट, या जो मैं जिस तरीके से नोट्स बता रहा हूँ जो तैयार करेगा वो लूसेंट की तरह ही नोट्स तैयार होगा। वो खुद में एक शार्ट है। बस मैं ये था कि वो एक एक लाइनर में दिया है, समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा मैं अगर वीडियो के रूप में बता दे रहा हूँ
तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जब उसको पढ़ोगे तो और अच्छे से, और एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बस ये हमारी कोशिश है। बाकी वो शॉर्ट नोट्स के रूप में ही दिया गया है। अब एक दिन में 2-3 चैप्टर ऑलरेडी मैंने कवर किए, उतना कवर करना पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, इसमें जो